चलिए बात करते हैं वर्ल्ड के फॉरेस्ट को। जी हाँ, वनस्पति या वन को विश्व के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो चलिए सबसे पहले मैं ये बता दूं कि इससे पहले हम लोगों ने झारखंड और भारत को देखा, उसके वनस्पति को देखा। तो वनस्पति वो क्षेत्र होता है जो प्राकृतिक रूप से फलता फूलता है, जिसमें मानव हस्तक्षेप या मानव सहयोग नहीं होता। मानव हस्तक्षेप अगर होता भी है तो काट कर उसको खेती करने के लिए या फिर प्लेन फील्ड, एग्रीकल्चर फील्ड बनाने के लिए जैसा ही काम के लिए होता है, लेकिन वो हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। अच्छी बात यह है कि वनस्पति, हम जिसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, बिना मानव हस्तक्षेप के अपना अस्तित्व बनाए रखने में सक्षम होता है। लेकिन जब विश्व का फॉरेस्ट को देखेंगे तो सबसे पहले हमको ये एक ग्लोब में जोन वाइज हमको देख लेना होगा, डिवीज़न, कि इसमें कौन सा क्षेत्र में कौन सा वन हो सकता है, संभावित वन क्या होगा, और फिर इसको मैप के माध्यम से समझेंगे। तो सबसे पहले चलिए देख लेते हैं ग्लोब में। तो ग्लोब में आप जानते हैं 0 डिग्री विषुवत रेखा। जी हाँ, तो विषुवत रेखा से 10 डिग्री नॉर्थ, 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ के बीच का जो क्षेत्र है इक्वेटोरियल जोन, ठीक है, इक्वेटोरियल जोन हो गया। तो इक्वेटोरियल जोन को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल, ठीक है। ये ट्रॉपिकल बेल्ट हो गया। ये ट्रॉपिकल बेल्ट में क्या होगा जानते हैं? तो ट्रॉपिकल बेल्ट में क्या होता है कि सूर्य लंबवत होती है, मतलब स्ट्रेट, तो उसके कारण सेकेंड हाफ में, मतलब दोपहर तक में इतनी ज़्यादा गर्मी हो जाती है कि फिर वर्षा, दोपहर के बाद वर्षा होती है, मतलब रेगुलर वर्षा होती है। ऐसे स्थिति में क्या होता है, जहाँ रेगुलर वर्षा हो तो कैसा वन मिलेगा? निश्चित रूप से रेन फॉरेस्ट मिलेगा, है ना। तो जहाँ लगातार वर्षा होती है वैसे क्षेत्रों में वर्षा वन पाया जाता है। तो ये इससे हम लोग समझेंगे अभी मैप से कि कैसे कहाँ वर्षा वन पाया जाता है। तो चलिए पहले ग्लोब के बारे में, ग्लोब में जोन वाइज देख लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए कि 10 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री नॉर्थ के बीच और 10 डिग्री साउथ से लेकर 30 डिग्री साउथ के बीच में क्या है, ये जो एरिया है ये सब ट्रॉपिकल है। मतलब अभी जो इक्वेटोरियल में ट्रॉपिकल की बात कर रहे थे, इससे मिलता जुलता, लेकिन यहाँ का जो फॉरेस्ट होगा ना, इससे थोड़ा सा डिफरेंट होगा। जो वर्षा वन का फॉरेस्ट होता है, इसका कैनोपी हमेशा हरा भरा रहता है, लेकिन जब सब ट्रॉपिकल की बात आएगी तो इसका कैनोपी क्या होगा कि ये पर्णपाती, मतलब पतझड़ जैसा स्थिति होगा। बहुत घना भी होगा, लेकिन ये एक समय ऐसा भी आएगा जहाँ इसके पेड़ पत्ते गिराएंगे भी, ठीक है। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो क्या देखेंगे कि 30 डिग्री नॉर्थ से लेकर 60 डिग्री नॉर्थ, फिर 30 डिग्री साउथ से लेकर 7 डिग्री साउथ के बीच का जो क्षेत्र है उसे टेम्परेट जोन कहा जाता है। टेम्परेट जोन यहाँ देख रहे हैं हम, जैसे जैसे हम विषुवत रेखा से ऊपर की ओर नॉर्थ में या साउथ में भी ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं तो क्या होगा कि विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर हम जा रहे हैं दोनों ओर, तो वातावरण में काफ़ी बदलाव, जलवायु में बदलाव। अब वनस्पति क्या होता है, वनस्पति के लिए जिम्मेदार क्या है, तो टेम्परेचर, रेन, है कि नहीं, वेदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसके कारण देखेंगे यहाँ के कैसे बदलाव होता है। फिर आगे देखिए, अगर हम लोग ग्लोब में साउथ की ओर देखें, दक्षिण ध्रुव की ओर, तो फिर यहाँ क्या है कि इधर का क्षेत्र अब हमारा क्या हो जाएगा, तो यह हो गया अंटार्कटिका बेल्ट। अंटार्कटिक बेल्ट हो गया। अंटार्कटिक बेल्ट में वेजिटेशन, मतलब फॉरेस्ट वगैरह नहीं है, ठीक है, हम जानते हैं। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं, चलिए नॉर्थ को। तो नॉर्थ में जब हम लोग 60 डिग्री नॉर्थ से ऊपर बढ़ेंगे और 90 डिग्री नॉर्थ, मतलब पोल तक जाएंगे, तो क्या होगा, इस पूरे बेल्ट को पोलर बेल्ट कहा जाता है, ठीक है। अब पोलर बेल्ट में देखिए 2 डिवीज़न है। डिवीज़न क्या है, तो 60 डिग्री नॉर्थ से लेकर 70 डिग्री नॉर्थ के बीच के जो फॉरेस्ट एरिया होगा ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम लोग टाइगा वन, ठीक है। और फिर 70 डिग्री नॉर्थ से लेकर 90 डिग्री नॉर्थ के बीच का जो वन क्षेत्र होगा उसको हम लोग कहते हैं टुंड्रा वन, ठीक है। तो अभी हम इस ग्लोब में देखकर समझने का प्रयास किए। इसको देखेंगे हम लोग मैप में तो अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि कहाँ कौन सा वन क्षेत्र है और उसका भी कैसे कैसे कहाँ कौन सा वन पाया जाता है। और फिर उसका इम्पोर्टेंट पार्ट्स जैसे देखेंगे, इससे इम्पोर्टेंट पार्ट्स क्या है, जैसे जानने के लिए बहुत कुछ है कि जब हम विश्व की बात कर रहे हैं तो विश्व में क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे ज़्यादा वन कहाँ है, तो चलिए इसको देख लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा वन कहाँ है, तो रूस में है। फिर देखेंगे विश्व में परसेंटेज के हिसाब से सबसे ज़्यादा वन कहाँ है, तो सबसे ज़्यादा वन जो है वो सूरीनाम में। देखिए सूरीनाम यहाँ है मैप में, जब मैप में आएंगे तो भी दिखाएंगे, लेकिन सूरीनाम यहाँ है, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और फिर सबसे पहले देखेंगे इसके डिवीज़न को कि ये डिवीज़न वर्ल्ड में फॉरेस्ट का जो डिवीज़न है वो कैसा है, और फिर उसका मैप व्यू करेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, चलिए हम जब आगे बढ़ेंगे हम लोग अब देख रहे हैं फॉरेस्ट किसका, तो वर्ल्ड का फॉरेस्ट को, ठीक है। चलिए यहीं से खींच लेते हैं, क्या दिक्कत है, आगे बढ़ते हैं।
अभी हम लोगों ने ग्लोब में देखा था, ग्लोब के अनुसार ही आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, उष्ण कटिबंधीय सब ट्रॉपिकल, हाँ, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र का वन होगा, उष्ण कटिबंधीय वन। ठीक है, अब इसका 2 डिवीज़न अभी हमने कहा था, इसमें कैसे 2 होगा, तो एक क्या होगा कि उष्ण कटिबंधीय वन ऐसा क्षेत्र का जो कि हमेशा वर्षा प्राप्त करती है, मतलब इक्वेटोरियल जोन का। ठीक है, तो उष्ण कटिबंधीय, ठीक है, क्या होगा, तो सदाबहार वन, इसको आप वर्षा वन भी कह सकते हैं। ठीक है, जहाँ हमेशा बारिश होती है, और विश्व का सबसे बड़ा वर्षा वन कहाँ, अमेजन। इसीलिए तो अमेजन में इतना घना फॉरेस्ट है, और ये रेन फॉरेस्ट है कि आपका सनलाइट में जो उसका प्रकाश संश्लेषण का क्रिया होती है, इसके बाद जो ऑक्सीजन रिलीज होता है वो इतना अधिक मात्रा में ऑक्सीजन रिलीज करता है कि वर्षा वन अमेजन के रेन फॉरेस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, विश्व का फेफड़ा। समझिए कि वो कितनी मात्रा में, कितना घना होगा और कितना ऑक्सीजन वो प्रोड्यूस कर रहा होगा। चलिए, तो उष्ण कटिबंधीय वन को देख रहे हैं, तो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन देख लिया। अब मैंने कहा था कि कुछ ऐसे क्षेत्र भी होंगे जहाँ निरंतर वर्षा नहीं होती है, लेकिन घना वन पाए जा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे क्षेत्रों में क्या होगा कि उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती मतलब पतझड़ हो गया, पर्णपाती को ही पतझड़ बोलते हैं वन। तो ये ऐसा क्षेत्र में होगा कि जहाँ क्या होगा कि घने वन तो पाए जाते हैं, लेकिन कुछ समय के लिए ये अपना क्या करते होंगे कि यह अपना जो पत्ता है उसको गिराता होगा। ठीक है, अब चलिए, जो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और फर्टिलिटी के दृष्टिकोण से भी, यहाँ वन क्षेत्र है, लेकिन ये फर्टिलिटी मतलब है कि ये वन क्षेत्र में ऐसे वन पाए जाते हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ओक, जान रहे हैं ना, ओलीव बहुत इंपॉर्टेंट है, ओक हो गया, ओलिव हो गया, इसके पाइन, चेस्टनट, ये ऐसा क्षेत्र। समझ में आ गया होगा आपको कि मैं किस क्षेत्र का बात कर रहा हूँ। जी हाँ, भूमध्य सागरीय वन, भूमध्य सागरीय वन। इसका मैप व्यू देखेंगे, बिल्कुल परेशान मत होइए, मैप में भी दिखाएंगे कि कहाँ कौन सा क्षेत्र है, और बहुत ही सहजता से इसको समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए, फिर होगा शीतोष्ण वन, उष्ण कटिबंधीय हो गया। अब शीतोष्ण वन, और शीतोष्ण वन को भी 2 भागों में बांट कर देखेंगे। देखिए, शीतोष्ण तो बहुत बड़ा बेल्ट हो गया, टेम्परेट हो गया, तो शीतोष्ण में क्या होगा कि शीतोष्ण सदाबहार वन। ठीक है, शीतोष्ण सदाबहार वन, एक शीतोष्ण सदाबहार वन क्षेत्र देख लेंगे, मतलब ठंडा क्षेत्र में ऐसा वन जो हरा भरा रहता हो। ठीक है, वनस्पति जो हरा भरा रहता हो, ऐसा क्षेत्र में ये होता होगा। और अब दूसरा क्या देखेंगे, तो ये देखेंगे शीतोष्ण कोनधारी वन। ये कोनधारी वन समझ गए ना, अल्पाइन वगैरह जो होगा, हम लोगों ने जब इंडिया को के इसमें देखा था तो क्या देखा था, अल्पाइन वगैरह देखे थे ना, जो हिमालय बेल्ट में मिल रहा था, वो कोनधारी इसका। अब इसमें क्या है, कोनधारी में फिर 2 है, बहुत ही सिंपल, पहले भी मैं बता चुका हूँ। क्या है कि 60 से 70 डिग्री के बीच में क्या हो गया, जो 7 से 70 डिग्री का जो क्षेत्र है उसमें क्या होगा, टैगा वन, और उससे ऊपर टुंड्रा वन। तो ये सबसे टैगा वन और ये टुंड्रा। ठीक है, तो इसी में इतना ही क्लासिफिकेशन को अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो क्या होगा कि पूरे विश्व का ना मैक्सिमम पोर्शन को हम लोग कवर कर लेंगे, विश्व के फॉरेस्ट को। ठीक है, तो हमको देखना क्या है, तो उष्ण कटिबंधीय वन में देख लेंगे सदाबहार मैंने रेन फॉरेस्ट, फिर पर्णपाती पतझड़ वन को देखेंगे, भूमध्य सागरीय क्षेत्र का वन को देखेंगे, शीतोष्ण वन में सदाबहार वन देखेंगे, और शीतोष्ण कोनधारी वन को देखेंगे, जिसमें टैगा और टुंड्रा वन को देखेंगे। ठीक है, तो चले अब मैप की ओर बढ़ते हैं, तो आसानी से समझ में आ जाएगी कि कैसे कैसे क्या करना होगा। तो सबसे पहले तो हम लोग जब वनस्पति की बात कर रहे हैं तो उस क्षेत्र को बात करते हैं, उस क्षेत्र को हटा देते हैं मैप से, है ना, जहाँ की वनस्पति है ही नहीं। तो वनस्पति कहाँ नहीं होगा, वनस्पति कहाँ नहीं होगा, तो वनस्पति वहाँ नहीं होगा जो कि मरुस्थलीय बेल्ट है। ठीक है, चलिए इसको कर दें। सहारा, ये हो गया अरेबिया, ये हो गया हमारा थार। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया का तो 2-3 है। ठीक है, मतलब मध्य ऑस्ट्रेलिया पूरा यही है। चलिए यहाँ मंगोलिया करेंगे हम लोग।
ठीक है। फिर हम लोग यहाँ करेंगे टकला मकान, मंगोलिया में ये गोभी किया हमने, कारकुन, ठीक है। और फिर हम लोग आ जाएंगे कहाँ, तो हम लोग आ जाएंगे यहाँ मोजेव, पटागोनिया, यहाँ नामीब और कालाहारी। देखिए अभी जिस क्षेत्र को हम इंडिकेट किए ये क्या है, तो ये सीधे से समझ रहे हैं कि ये सारा जो है ये मरुस्थलीय क्षेत्र है, और इन मरुस्थलीय क्षेत्रों में तो निश्चित रूप से वनस्पति नहीं पाया जाता होगा, कोई डाउट नहीं। इसके बाद हम लोगों ने ये भी देखा था ना कि जब वनस्पति देख रहे हैं तो ग्रासलैंड को हम लोग देखे थे, तो कुछ ग्रासलैंड देख लेते हैं ना। तो ग्रासलैंड भी हम लोग क्या होगा, ग्रासलैंड भी जोन वाइज ग्रासलैंड होगा तो उसकी कैटेगरी अलग होगी। तो हम लोगों ने ग्रासलैंड को 2 भागों में बांटकर भी देखा था। तो एक हो गया कि सब ट्रॉपिकल बेल्ट का ग्रासलैंड, ठीक है, सवाना मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल, और टेम्परेट वेन का इसका टेम्परेट काइंड का ग्रासलैंड। तो चलिए पहले टेम्परेट को देख लें। तो टेम्परेट को तो नॉर्थ अमेरिका में अगर हम लोग देखेंगे तो वो बेल्ट कहाँ होगा, चलिए तो नॉर्थ अमेरिका में हम जानते हैं प्रेयरी, ठीक है, इसमें तो कुछ नया नहीं है, प्रेयरीज बेल्ट, ठीक है। ये ग्रासलैंड बता रहे हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। प्रेयरीज ये कौन सा, तो टेम्परेट ग्रासलैंड। एक पंपास अर्जेंटीना में भी तो है, ठीक है। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में भी तो है, डाउन्स वेल्ड दक्षिण अफ्रीका में भी है, और कुछ छूट रहा है, देखिए याद कीजिए, समझ में आ जाएगा। बिल्कुल छूट रहा है भाई, यूरेशियन बेल्ट का क्या, यहाँ प्रेरी हो गया, तो ये हो गया स्टेपीज, और हंगरी का पुस्टैज, ठीक है। तो अभी हम किसको इंडिकेट कर रहे हैं, इंडिकेट कर रहे हैं ग्रासलैंड को। कौन सा ग्रासलैंड को, तो टेम्परेट ग्रासलैंड्स को, ठीक है। चलिए ये भी ग्रासलैंड भी काइंड ऑफ फॉरेस्ट है, मतलब वनस्पति है, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, तो फिर क्यों ना देख लिया जाए सब ट्रॉपिकल, मतलब ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स को। तो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड में तो जान रहे हैं सबसे बड़ा हीरो सवाना काइंड। फिर देखेंगे साउथ अमेरिका में उसी समय क्या मिलता है, तो उसी में लानोज वेनेजुएला में, सेल्वाज और कंपोज, ये दोनों ब्राज़ील में है ना। तो देखिए ये लानोज, सेल्वाज और ये कंपोज, ठीक है। तो इसको अभी हम किसको देखें, तो सब ट्रॉपिकल ग्रासलैंड को। चलिए अब मैप में बहुत सारा जगह भर गया है, भरने लगा है, ठीक ना। तो अब चलिए देख लेते हैं धीरे धीरे कहाँ क्या देखें कि समझ में आ जाए वनस्पति आसानी से। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं, सबसे पहले सिंपल को हटाते हैं। तो सिंपल हटाना क्या होगा कि एक हो गया भूमध्य सागरीय, है ना। तो भूमध्य सागरीय जान रहे, भूमध्य सागरीय वन जिसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पौधा है क्या है, तब जानते हैं जैतून, है ना, ओलिव, कार्क, पाइन, चेस्टनट, मेपलवुड, एलम, ओक, ये सारा भूमध्य सागरीय बेल्ट का है, ठीक ना। और भूमध्य सागरीय बेल्ट कहाँ कहाँ है, तो भूमध्य सागरीय बेल्ट ऐसा नहीं है कि सिर्फ भूमध्य सागर में पाया जाता है। भूमध्य सागर में जैसा वनस्पति पाया जाता है वैसा वनस्पति विश्व में अगर कहीं पाया जाता है तो उसको भी हम लोग किस कैटेगरी में रखते हैं, तो भूमध्य सागरीय वन की कैटेगरी में रखते हैं। तो चलिए इसका विस्तार ज़्यादा नहीं है, इसीलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये तय बात है कि भूमध्य सागर का जो बेल्ट है ये पूरा, ठीक है, इसको कर लेते हैं हम लोग भूमध्य सागरीय बेल्ट को। तो भूमध्य सागरीय बेल्ट में देखिए सब आ गया, एक अफ्रीका का भी, उत्तर अफ्रीका आ गया, यूरोप का मैक्सिमम पोर्शन, और फिर एशिया का। ये भूमध्य सागरीय वन का एग्जाम्पल है, ठीक है। फिर कुछ पोर्शन देखिए कहाँ आ रहा है, तो ये ऑस्ट्रेलिया में आ रहा है, ठीक है। भूमध्य से कन्फ्यूजन नहीं होना है, भूमध्य सागरीय बेल्ट की बात कर रहे हैं, भूमध्य सागरीय फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं, और कुछ अमेरिका में भी है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो अब क्या देखते हैं, चूँकि भूमध्य सागरीय वन भी हो गया, तो चलिए अब देख लेते हैं सबसे पहले वर्षा वन को, है ना, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, इसी को तो वर्षा वन कहते हैं। और वर्षा वन अब जानते हैं कि वर्षा वन का जो कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एरिया है कहाँ है, तो देख लिया जाए वर्षा वन कहाँ है। तो वर्षा वन का जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट आएगा वो होगा अमेजन। और अमेजन बेल्ट कहाँ है, तो यही तो है अमेजन बेल्ट। चलिए पृथ्वी का फेफड़ा अमेजन फॉरेस्ट क्या है, रेन फॉरेस्ट है, ठीक है। यहाँ भी रेन फॉरेस्ट का ये जो कैरेबियन द्वीप है यहाँ भी होगा,
ठीक है। ये रेन फॉरेस्ट यहाँ देखिए इंडोनेशिया और फिर थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, हाँ वियतनाम, फिर चाइना का कुछ पोर्शन, ठीक है। ये सारा क्या है, तो ये हम लोग बात कर रहे हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार मतलब वर्षा वन की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये गिनी तट भी जो है ना, ये भी फेमस वर्षा वन क्षेत्र है, ठीक है। वर्षा वन क्षेत्र हो गया। तो विश्व में वर्षा वन क्षेत्र जब हम लोग देख रहे हैं तो हम लोगों को दिख रहा है कि वर्षा वन क्षेत्र कहाँ है। और भारत में अगर वर्षा वन क्षेत्र की बात करें तो वेस्टर्न घाट है ना। चलिए वेस्टर्न घाट को भी थोड़ा सा कर देते हैं, देख लेते हैं। इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो अब हम लोग को जो देखना है वो क्या देखना है, तो हम लोग जो देखेंगे वो देखेंगे उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, मतलब ऐसा क्षेत्र जहाँ घना जंगल तो है लेकिन यहाँ क्या है कि कभी कभी पौधे का ये है पत्ता जो है झड़ता है, मतलब पतझड़ वाला वन काइंड ऑफ वन है। और ये ज़्यादातर कहाँ मिलेगा हम लोग को, है ना। तो ये ज़्यादातर जो मिलेगा, तो चलिए देख लेते हैं। चलिए ये आपका मध्य अमेरिका का जो पोर्शन है ना, इसमें भी। अच्छा एक बात ना भूले कि जो समुद्र के किनारे का जो वन क्षेत्र है वहाँ वो हमेशा वर्षा रिसीव करते हैं, मतलब वहाँ रेन होने के कारण क्या होता है कि वहाँ वर्षा वन काइंड ऑफ वर्षा वन माने फॉरेस्ट, रेन फॉरेस्ट ही पाया जाता है, ठीक है। तो ये कन्फ्यूजन मतलब किसी भी मैप का जो तटीय क्षेत्र है वहाँ मोस्टली क्या मिलेगा, तो मोस्टली मिलेगा वर्षा वन ही, क्योंकि वहाँ क्या होता है कि वहाँ वर्षा अधिक होने के कारण लीचिंग काफ़ी ज़्यादा होता है। तो जनरली वहाँ लेटेराइट सॉइल ही डेवलप करता है। और लेटेराइट सॉइल हम जानते हैं, ज़्यादातर लेटेराइट सॉइल वाले क्षेत्रों में क्या होता है, जी हाँ, वर्ल्ड फेमस ड्रिंक कॉफ़ी, टी वगैरह, मोस्ट इम्पोर्टेंट सिनकोना, ये सब वहाँ होता है। चलिए वो तो अलग बात हो गई, उत्पाद की बात हो गई, लेकिन हम बात अभी फॉरेस्ट की कर रहे हैं। तो फॉरेस्ट पे हम लोग क्या कर रहे हैं, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन की बात कर रहे हैं। और उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जो है वो कहाँ है, तो अभी हमने देखा मध्य अमेरिका का पूरा क्षेत्र हो गया है, यह उत्तर पूर्व ऑस्ट्रेलिया हो गया, फिर अफ्रीका हो गया, और इंडोनेशिया में इंडोनेशिया, भारत, फिर वही दक्षिण पूर्व एशिया के विभिन्न देश, चाइना का कुछ तटीय क्षेत्र, ठीक है। अब हम लोगों ने देख लिया उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन को और भूमध्य सागरीय वन को। अब हमारे पास क्या बचा, तो शीतोष्ण वन, ठीक है। शीतोष्ण वन में शीतोष्ण सदाबहार वन। अब शीतोष्ण सदाबहार वन की बात कर रहे हैं तो शीतोष्ण, ये टेम्परेट जोन कहाँ मिल रहा था हमको, तो टेम्परेट जोन मिल रहा था हमको 30 डिग्री से ऊपर, 30 डिग्री नॉर्थ से 60 डिग्री नॉर्थ के बीच की बात कर रहे हैं। तो आप अगर मैप में देखेंगे तो ये पोर्शन आपको दिख रहा होगा, लेकिन मैं बता दूं कि इसका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है ना, वो यूरेशिया, यूरोप, मंचूरिया मतलब साउथ चाइना, ठीक है। ये जो देख रहे हैं हम लोग, ये किसको देख रहे हैं, तो ये देख रहे हैं टेम्परेट और एवरग्रीन फॉरेस्ट को। तो शीतोष्ण सदाबहार वन मोस्टली अगर कहा जाए तो सबसे ज़्यादा कहाँ, तो सबसे ज़्यादा यूरोप में, फिर हम कनाडा और यूएसए का जो बॉर्डर बेल्ट है, जी हाँ, जो ग्रेट लेक्स वगैरह है, लेक्स जो है वो सब इस बेल्ट में आता है, ठीक है। अब हमारे पास देखिए बचा क्या, तो बचा है बस शीतोष्ण कोणधारी वन। कोणधारी वन मतलब ऐसा जगह जहाँ क्या, तो जहाँ हो रही होगी बर्फबारी, मतलब बर्फ़ से ढका हुआ क्षेत्र। तो आप जानते हैं टैगा वन के बारे में मैंने अभी कहा कि यह 60 to 70 डिग्री के बीच, हाँ, और 70 डिग्री से 90 डिग्री के बीच टुंड्रा वन हो जाएगा। अब अगर देखें मैप में जो ऊपर का, मैंने साउथ में इसीलिए नहीं बताया कि अंटार्कटिका में तो ये है ही नहीं फॉरेस्ट। तो हम लोग कहाँ किसकी बात कर रहे हैं, तो हम लोग अब बात कर रहे हैं, चलिए देखिए, ये देखिए यूरोप का साइबेरियन बेल्ट, ठीक है। और फिर इसी का ये अभी टैगा वन को दिखा रहा है, और फिर इसके ऊपर अगर हम लोग करते हैं, देखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टुंड्रा वन क्षेत्र। और आप अब देखें तो विश्व वर्ल्ड के मैप को अगर देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा कि कैसे संपूर्ण विश्व के वनस्पति को इसे देखा या समझा जा सकता है। यहाँ पे नॉर्वे वाला छूट गया था, चलिए भाई। और नॉर्वे वगैरह में क्या मिलेगा, तो निश्चित रूप से नॉर्वे में यही दो ही चीज़ होगा ना, टुंड्रा और टैगा, है ना।
पहले टुंड्रा हो गया और ये टैगा हो गया। चलिए ब्रिटेन, चलिए तो इस तरह हमने अभी क्या देखा, तो हम लोगों ने अभी देखा जो फॉरेस्ट है, वर्ल्ड में फॉरेस्ट है उसको। तो चलिए बहुत ही तेज़ी से हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं मैप के माध्यम से। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं किसका, तो भूमध्य सागर का। पहले तो ये जानते हैं कि ये जो रेड दिखा रहा है ये विश्व के सभी रेगिस्तान को दिखा रहा है जहाँ कोई वनस्पति नहीं है, इसलिए सीधी सी बात है कि वो ख़त्म है। अगर रिवाइज करेंगे तो आपके दिमाग में बार बार आएगा तो कौन सा कहाँ है, तो ये गोबी हो गया, ये टकला मकान, ये कारकुन, ये थार, ये अरेबियन, ये ग्रेट सहारा, ये मध्य ऑस्ट्रेलिया, पेटागोनिया और मुजीब। ठीक है, ये रेगिस्तान आपको समझ में आ गया। चलिए तेज़ी से फिर से रिवाइज करते हैं और देख लेते हैं किसको, तो ग्रासलैंड को देख लेते हैं। तो ग्रासलैंड कौन सा देखते हैं, तो टेम्परेट ग्रासलैंड को देख लेते हैं। तो टेम्परेट ग्रासलैंड में सबसे पहले प्रेरीज नॉर्थ अमेरिका, इसके बाद पंपास अर्जेंटीना, इसके बाद चलिए आगे बढ़े वेल्ड साउथ अफ्रीका, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, स्टेपीज यूरेशिया, पुस्टाज हंगरी। याद नहीं रखना पड़ेगा, हो गया। फिर बात करेंगे हम लोग किसको, तो हम लोग बात करेंगे ट्रॉपिकल ग्रासलैंड की। तो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड द ग्रेट सहारा के नीचे शवाना, और फिर 3 जो कि दक्षिण अमेरिका में है वो लानोज वेनेजुएला में, सिल्वास और कंपोज दोनों ब्राज़ील में है। चलिए ये भी हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या देखना है, तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार मतलब वर्षावन। वर्षावन में क्या मिलेगा, तो अब जानते हैं जहाँ लगातार वर्षा होती है तो वहाँ शीशम, किंगवुड, बरगद, नीम, जामुन, बाँस, मोहगनी जैसे पेड़ उगते हैं। ठीक है, ये वर्षावन का क्षेत्र दिख रहा है उसमें, ये वर्षावन का क्षेत्र है, ये वर्षावन का क्षेत्र है। ठीक है, ये वर्षावन का क्षेत्र है और वर्षावन क्षेत्र में ही ना ज़्यादा वनस्पति होगा, इसीलिए वर्षावन क्षेत्र में ही एक देश है। जी हाँ, ये है सूरीनाम, और सूरीनाम में विश्व का सबसे ज़्यादा परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट पाया जाता है। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग, देख लेंगे अब किसको, तो देख लेंगे उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। अब पर्णपाती वन में आप जानते हैं मतलब ऐसा वन जो पत्ता गिराता हो, तो आप तो जानते हैं इसका जो झारखंड और भारत से भी संबंध है। जी हाँ, साल, सागवान, शीशम, फिर बरगद, पीपल, नीम, ये सब इस क्षेत्र में मतलब कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती क्षेत्र में। फिर शीतोष्ण सदाबहार वन की बात करें तो शीतोष्ण सदाबहार वन में यूकोलिप्टस, मैग्नेलिया, ओक, पाइन, एल्म, चिनार, ये जो शीतोष्ण सदाबहार वन क्षेत्र का जो है, इसमें जो पेड़ पाए जाते हैं, वनस्पति पाए जाती हैं, ये व्यापारिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। चूँकि इसका विस्तार आप देखेंगे ना तो कनाडा में और फिर उत्तर अमेरिका के उत्तरी भाग में, कनाडा में, यूरोप में, रूस और चाइना वगैरह में है। ये सारे डेवलप्ड नेशन है और इसके इंडस्ट्रियल स्थिति बहुत ही अच्छी है, इसीलिए ये शीतोष्ण सदाबहार वन का तरीके से उपयोग कर रहे हैं। मतलब कि ये इसका प्लांटेशन भी हो रहा है और यूज भी कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन दुखद बात ये हो जाती है कि जब रेन फॉरेस्ट की बात करते हैं तो रेन फॉरेस्ट में जो अभी जो नासा द्वारा कई चित्र जारी किए गए उसमें ये दिख रहा है कि कैसे ब्राज़ील और अर्जेंटीना में विशेषकर वर्षा वन को काट कर वहाँ खेती के लिए ज़मीन बनाया जा रहा है। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं टैगा और टुंड्रा वन की। तो अब जानते हैं कि टुंड्रा वन और टैगा वन जो दोनों हो गए बर्फ़ से ढके हुए क्षेत्र में, कभी कभी ये क्षेत्र अधिकांश समय बर्फ़ से ढके होते हैं। तो यहाँ कौन सा पेड़ मिल सकता है, तो जो सबसे पहले टैगा वन की बात करें तो टैगा वन ध्रुवीय क्षेत्र का हो गया। तो टैगा वन में हमको क्या मिलेगा, स्प्रूस का पेड़, चेस्टनट, मेपलवुड, हेमलॉक। ठीक है, और फिर टुंड्रा वन में जाएंगे तो टुंड्रा वन में हमको मिलेगा देवदार, चीड़, वर्च, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो फेमस है वो उसको बोला जाता है आर्कटिक विलो। ठीक है, तो इस तरह हम अभी वर्ल्ड के फॉरेस्ट में मैप व्यू में भी देख लिए, फिर कहाँ कहाँ क्या पाया जाता है, कौन सी वनस्पति पाए जाते हैं, उसमें कौन से पेड़ पाए जाते हैं। फिर ग्रासलैंड देख लिए, टेम्परेट और सब ट्रॉपिकल, फिर मरुस्थल को भी देख लिए। तो इस तरह हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है।